दोस्तों नमस्कार। दीपक गुप्ता एक बार फिर आपके सामने नजरिए समाचार यूट्यूब चैनल से हर बार आपको नए नए पर्सनलिटीज जो समाज की बहुत कुछ अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनसे रूबरू कराते हैं। आज उसी कड़ी में आपका परिचय करा रहे हैं आशुतोष गुप्ता जी से। आशुतोष गुप्ता जी, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आशुतोष जी के बारे में बताएं कि ये बहुत ही समाज के अंदर इन्होंने बड़े काम किए और भारत विकास परिषद के माध्यम से और सामाजिक और संस्थाओं के माध्यम से और ख़ास तौर से इन्होंने फार्मा कंपनी के लिए आज तक एक तरह से ये कहें कि अपना काफ़ी हद तक समय समर्पित किया। तो हम आपसे शुरू करते जानना, तो आपके बारे में थोड़ा सा परिचय बताएं दर्शकों को भी कि आप कैसे समाज क्षेत्र में आए। समाज क्षेत्र में शुरू से मेरी काफ़ी रुचि थी। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम शुरू से ही सन 92 से मैन्युफैक्चरिंग में हैं और एक्सपोर्ट्स में एक अच्छा स्थान हम शुरू से रखते थे। तो जब फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार ने शुरू की 2005 में, तो उसके बाद एक्टिवली मैं उसके अंदर जुड़ा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो समस्याएं थी वो सरकार के सामने रखनी शुरू की और धीरे धीरे उसके बोर्ड पे मैं 2 साल रहा। फिर मुझे वाइस चेयरमैन बना और 3 साल वाइस चेयरमैन रहने के बाद मुझे चेयरमैन बनाया गया। 3 साल में चेयरमैन रहा। तो ये भारत सरकार का उपक्रम है और इसके अंदर जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े और जो इतनी अच्छी क्वालिटी हमारी फार्मा इंडस्ट्री की है और वो पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचे। तो आज बहुत प्रयासों के बाद आज इंडिया की जो उपाधि है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और आज हर तीसरी टैबलेट जो दुनिया में बिकती है वो इंडिया में बनती है और हर तीसरी वैक्सीन के आज की डेट में तो दूसरी वैक्सीन जितनी दुनिया में लग रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कोविड की, उससे पहले भी वैक्सीन्स में हमारा अच्छा स्थान था और आज तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा। हमारी अब तीसरी और चौथी वैक्सीन भी आने वाली है। तो जैसे अभी फार्मा के बारे में बात चलती है तो कहते हैं कि रॉ मटेरियल तो अभी आज तक भी मेरे ख्याल हिंदुस्तान में अपना बनना शुरू नहीं हुआ या बनता है। रॉ मटेरियल बनता है हिंदुस्तान में, पर कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक भी है। काफ़ी हमने अपनी ताकत बढ़ाई है रॉ मटेरियल्स में, पर अभी जो रॉ मटेरियल जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अभी हम चाइना पर निर्भर हैं और इसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किया और अब इंटरमीडिएट्स भी प्रयास करके काफ़ी इंडस्ट्रीज लेके आ रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने प्रयास करके उनसे कहा कि भैया कहीं ना कहीं ये जो चाइना पे हमारी निर्भरता है उसको किसी प्रकार कम करें। तो उस प्रकार उसमें प्रयास जारी है। तो अभी जैसे देखते हैं कि 2014 में मोदी सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो क्योंकि आप तो फार्मा में काफ़ी टाइम से काम करें, तो इन दोनों के डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देख रहे हैं आप कि उस टाइम फैसिलिटी ज़्यादा मिलती थी या अब इन्होंने कुछ एक्सटेंड किया है फैसिलिटीज़ को एक्सपोर्टर्स के लिए? खासतौर से मैं पूछूंगा तो जो ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, तो जो भी स्कीम्स हैं ये पहले से हैं। ओके। और उन स्कीम्स पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि थोड़ा सा मेक इन इंडिया के आने से चाइनीज़ कंपनीज अब इंडिया में प्लांट लगा रही हैं और कहीं ना कहीं भारत की ताकत रॉ मटेरियल्स में और इंटरमीडिएट्स में बढ़ रही है। हमारा सेक्टर हमेशा से फोकस सेक्टर रहा है भारत सरकार में, चाहे कोई भी सरकार रहे, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जो दवाओं में आत्मनिर्भर है। हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं दवाइयों में। रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भर होने की तरफ प्रयास जारी है और वो पहले भी जारी था। अब थोड़ा सा और बड़ा है कि सब देशों को ये लगता है कि इंडिया में हमें माल बनाना पड़ेगा। अगर इंडिया में माल बेचना है तो एक माइंडसेट में बदलाव जरूर आता है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जैसे अभी अभी आपने एक बात कही कि हम लोग दवा के मामले में अग्रणी देशों में से आते हैं, तो उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि जो आम आदमी, बहुत गरीब आदमी, उस तक दवाई की पहुंच नहीं पाती। दवाई की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि और दिन पे दिन मैं देख रहा हूँ कॉस्ट ऐसी बढ़ती जा रही है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो इतने अग्रणी है तो हमें थोड़ा सा लोगों तक वो चीज़ क्यों नहीं पहुँच पा रही? दीपक जी, ये आपने बात अच्छी कही है, पर इसमें मेरा एक विचार सुनकर आपको थोड़ी हैरानी भी होगी
कि भारत में इस दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती दवाइयाँ हैं। ओके। हिंदुस्तान में जितनी सस्ती दवाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। क्या बात। और आप किसी भी देश से उसे कंपेयर कर लें, चाहे चाइना। ओके। मेडिसिन के मामले में चाइना में भी इंडिया से महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, पर हाँ जरूर हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या भी है और कुछ लोग नहीं भी उस दवाई को खरीद पाते हैं, पर उसके अंदर बहुत से ऐसे तरीके, जैसे सरकार भी कई दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराती है और कहीं कहीं एक संस्थान है DPCO, जिसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जिसको NPPA रेगुलेट करता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो उसके अंदर जो जो जरूरी दवाइयाँ हैं, जो उसके लिए एक सीलिंग प्राइस तय किया जाता है, तो उससे काफ़ी दवाइयों के दाम कंट्रोल आते हैं। पर हाँ, कुछ जो नई दवाइयाँ हैं जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं हमारा इतना बड़ा देश है और वैक्सीन और बच्चों की जो है वो फ्री है, परंतु फिर भी 65 से 70% लोगों तक ही पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाते। तो एक्सेसिबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। बट जो दामों की बात है उस पर सरकार भी निरंतर काम करती है और इंडस्ट्री उसके अंदर पार्टनर है, साथ बैठ के हम उन चीज़ों को करते हैं। तो जैसे भी कोविड का समय चला, कोविड में बहुत सारी दवाइयों के लिए हिंदुस्तान में बेसिकली खास तौर से मैं देखूंगा कि बहुत सी मारामारी रही जी। रेमडेसिविर को लिया आज लोगों ने, प्लाज्मा को लिया, तो क्या लगता है कि ये जो मारामारी रही या जो रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी टाइम में जो बाकी लोगों ने कहा कि इसकी खास जरूरत नहीं है, उसके बावजूद वो, जबकि हमारे उसका प्राइस एक बार गवर्नमेंट डिक्लेयर भी किया था 895 समथिंग रुपीज का है, मगर वो लोगों को 40-40 हजार रुपये 50-50 हजार रुपये मिला। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? ऐसे क्या वजह रही कि जो इतना महंगा चीजें बनी? देखिए, एक तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन बना उसकी डिमांड एकदम से आई। हम एज इंडस्ट्री एक महंगे इंजेक्शन का बहुत रॉ मटेरियल भी नहीं रखते और एक प्रोडक्शन शेड्यूल में जाने में एक इंजेक्शन को 15 से 20 दिन लगते हैं। जो इंजेक्शन महीने में 4000 की भी डिमांड एक कंपनी के पास नहीं आती थी, जब दिन में 15000 की डिमांड आएगी तो उसको एकदम 15-20 दिन उस चीज को लाने में लगे। उसके अंदर जो आपने कहा कि वो बहुत महंगा बिका, वो बिल्कुल बिका, पर वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री उसके अंदर कसूरवार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को तो केवल और केवल सरकार को ही देना अलाउड था, उसे फ्री मार्केट में हम बेच ही नहीं सकते थे। केमिस्ट काउंटर्स पर रेमडेसिविर बेचना अलाउड नहीं था। जितनी कंपनियों ने बेचा, सरकार को बेचा, और उसके बाद अस्पतालों से निकल के वो ब्लैक में बिका है। उसमें कहीं ना कहीं फार्मा इंडस्ट्री का दोष कम है। और बाकी भी दवाइयों में मैं यही कहूंगा कि जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन का एकदम डिमांड बहुत आई, उसका रॉ मटेरियल अरेंज करना, उसके बाद उसका पैकिंग मटेरियल अरेंज करना, 15 दिन का प्रोडक्शन साइकिल है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को 15-20 दिन लगे, परंतु उसके बाद उन चीजों को हमने आपूर्ति की। जैसे रेमडेसिविर का है तो कहीं ना कहीं हम WHO के रेकमेंडेशन पे चलते हैं, तो WHO ने रेकमेंड किया कि रेमडेसिविर होना चाहिए, तो रेमडेसिविर की डिमांड शुरू कर दी। मिथाइल प्रेडनिसोलोन था तो हमारे को जैसा सरकार कहेगी हम उन दवाइयों के डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं। तो रेमडेसिविर लगना है या नहीं लगना है और कितना लगना है, ये इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे और WHO बताएगा। हमें लगा अब रेमडेसिविर, उसमें इंडस्ट्री ने भी कोई ऐसे अपनी आर्गुमेंट्स या सफाई पेश नहीं की कि भाई ये महंगी बिक्री है जो जी, क्योंकि लोग तो बड़े परेशान थे जी, और आक्रोश भी बहुत आ गया था लोगों में कि इतनी महंगी बेच रही है, जी, तो ले देकर ठीक रहा, तो इंडस्ट्री भी फूटता है जी भाई ये, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं प्रोसेस तो लोगों को पता नहीं होता जी, तो ले देकर लोग कहते हैं भाई इंडस्ट्री ने इससे पैंडेमिक का भरपूर फायदा उठाया जी। तो इंडस्ट्री ने इस चीज को ज्यादा क्लियरफाई करने की कोशिश क्यों नहीं की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं कहा भाई आप, जैसे क्योंकि आप चेयरमैन पद पे रेस लिया, आपसे क्वेश्चन। इंडस्ट्री का तो प्राइस फिक्स है, अगर उस पे 895 रुपए MRP आ गई या 2000 रुपए MRP आ गई, इंडस्ट्री 4000 में तो बिलिंग नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो हमारे को तो उतने ही दाम में बेचना है और हमें प्राइवेट मार्केट में बेचना अलाउड ही नहीं था, जैसे मैंने आपको कहा। आपने बिल्कुल बताया, अगर किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था तो वो असमर्थ था, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह से कमिटेड है सरकार के साथ। तो जब सरकार ने कहा कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, तो रेमडेसिविर जितनी बनी
सब हमने सरकार को दी। हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं दी, हमने अपने रिटेल काउंटर्स को भी नहीं रखी, कहीं नहीं रखी। हालांकि हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी इमरजेंसी है और ऐसा कुछ है, चाहे वो दवाई की हो चाहे किसी भी हो, परंतु हमारी इंडस्ट्री ने इस पेंडेमिक 2 या 4 मैन्युफैक्चरर की मैं बात नहीं करता, पर इसमें सरकार के साथ और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी इंडस्ट्री खड़ी रही। और हमारी इंडस्ट्री की तरफ से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, परंतु मैं ये भी कहूंगा कि ना रिटेल काउंटर्स की तरफ से हुई, परंतु जो नॉन फार्मा लोग अपॉर्चुनिटी देखकर इसके अंदर कूदे, जिनको लोगों के स्वास्थ्य से या लोगों की जान से कोई परवाह नहीं थी, उन लोगों ने सारी गड़बड़ इसके अंदर की है। हमारी इंडस्ट्री का सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। एक दाम पे दवाई निकली, डिस्ट्रीब्यूटर का दाम भी फिक्स है, रिटेलर का दाम भी फिक्स है, एमआरपी फिक्स है। कोई भी रिटेलर एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने मार्जिन के ऊपर नहीं बेच सकता, मैन्युफैक्चरर भी एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकता। नहीं, जैसे भी कुछ सुनने में आता है कि भाई जो कंपनीज हैं डॉक्टर्स के साथ रिकमेंडेशन सेट करती हैं और उनको बड़ी बड़ी मोटे मोटे गिफ्ट देते हैं कि भाई ये आप हमारी इस भाव जैसे मर्जी बेचो, बस हमारी दवाइयाँ बेचो, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई होती है नॉर्मली? देखिए, हमारी इंडस्ट्री एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है और हमारी इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक जैसे उसमें गिफ्ट की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा छोटे छोटे जो हम डॉक्टर के टेबल के लिए देते हैं, अपना ब्रांड नेम लिख के देते हैं ताकि डॉक्टर को पेन स्टैंड है, दिखे क्या भी हमारा ब्रांड दिखे। फिर उसके बाद हम डॉक्टर से तरीके से उसके दिमाग में इंप्रेशन उनके दिमाग में डालने के लिए, पर उसके अंदर ऐसा कोई अनएथिकल प्रैक्टिस मैं नहीं मानता। कुछ कंपनियां जरूर करती हैं, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और जो उसके बाद मार्केटिंग कर रही हैं, जिनका अपना नाम है, वो इस तरीके की प्रैक्टिस में नहीं जाती। पहले स्पॉन्सरशिप्स चलती थी कि डॉक्टर ने कहीं पढ़ने जाना है या डॉक्टर ने किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, उस कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सरशिप पे डॉक्टर्स को भेजा जाता था, पर अब वो भी चीजें बंद हो गई हैं। तो आप कह रहे हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ चलता है, बट उसमें कहीं ना कहीं जो मार्केट कर रहा है उसकी भी गलती है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भी इन चीजों में इन्वॉल्व है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो अभी जैसे ये रहा कि इस बार 2 चीजों की बड़ी रही मारामारी सेकंड कोविड लहर के अंदर, तो खासतौर से ऑक्सीजन का बड़ा मारामारी रही। तो इसको आपकी इंडस्ट्री ने किस तरह से लिया, किस तरह से देखा इसको, या क्या इसका डायरेक्ट आपकी इंडस्ट्री से कोई लिंक बनता है? ऑक्सीजन से हमारी इंडस्ट्री से कोई लिंक बनता नहीं, परंतु सरकार ने भी और जो ऑक्सीजन गैस इंडस्ट्री है उन्होंने भी प्रयास तो किया। पर देखिए, इस बार जो लहर थी वो बहुत बड़ी थी और एकदम डिमांड बहुत ज़्यादा थी और शायद इतनी ऑक्सीजन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्रिएट हो गया, इतनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत भी ना पड़े, परंतु इतने पैनिक में सरकार ने जो स्टेप्स लिए मुझे लगता है सराहनीय है। बढ़िया सर, आपको इसके फार्मा में काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले मैंने सुना है, तो थोड़ा अवार्ड के बारे में भी बताएं हमें कि कौन कौन से अवार्ड कब कैसे मिला आपको? हमें 5 बार निर्यात श्री अवार्ड मिला जी भारत सरकार से, गोल्ड ट्रॉफी, और अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से हमने जो पोजीशनिंग पाई सारी बहुत सरकार ने भी हमें अप्रिशिएट किया। तो आप एक्सपोर्टर्स के लिए भी काम करते हैं, जो मेडिसिन एक्सपोर्ट्स, तो उनके लिए आपकी संस्था जो है या आप लोगों का जो ग्रुप है वो किस तरह से काम करता है? आपके ग्रुप के बारे में थोड़ा बताएं, जो संस्था है आपकी फार्मेक्सिल। हाँ, फार्मेक्सिल के बारे में जी, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा मैंने आपको बताया, फार्मेक्सिल का काम भारत से दवाइयों का एक्सपोर्ट बढ़ाना है और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे एक्सपोर्टर्स को हेल्प की जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत डॉक्यूमेंटेशन चलती रहती है, बहुत ज्यादा, और रूटीन में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बहुत से साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद भी जाकर हम जब खर्चा हमारा यहाँ पे नहीं रुकता, जब हमने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना है तो किसी देश में $10,000 एक प्रोडक्ट का है, अगर मुझे 50 प्रोडक्ट कराने तो मेरे लिए $5 लाख का एक खर्चा है। तो फार्मेक्सिल जो है 50% जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ऑफिशियल फिगर जिसका वो गवर्नमेंट की रिसीट हमें सबमिट करते हैं, उसका 50% हम रिम्बर्स करते हैं। इसी प्रकार जैसे जो हम डेलीगेशंस लेके जाते हैं, हर साल लगभग 6 डेलीगेशंस फार्मेक्सिल के रहते हैं, तो उसके अंदर एयर फेयर को हम सब्सिडाइज करते हैं पर केवल, और जो डेलीगेशन में जाएंगे और सभी कंट्रीज में जाएंगे उनके लिए। इसी प्रकार बाहर जो एग्जीबिशंस होती हैं, हमारे पेविलियंस होते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, और उन एग्जीबिशंस में जो हमारा पेविलियन है उसके अंदर स्टॉल्स हम सब्सिडाइज प्राइस पे उनको देते हैं। तो कोई भी अगर आपका नया बंदा जुड़ना चाहे जो
इस मेडिकल इंडस्ट्री से हो, तो वो कैसे जुड़ सकता है? उसका भी थोड़ा प्रोसेस आप बताएं ताकि लोग। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अपना ड्रग लाइसेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ओके। हमें एक फॉर्म भर के सबमिट करें, और बहुत नॉमिनल 8 से 10 हज़ार रुपये की मेंबरशिप हमारी है। अच्छा, एनुअल। क्या जी। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जैसे कोविड के टाइम पे सुनने में आया कि इस इंडस्ट्रीज को काफ़ी बूम मिला, तो इसके बारे में आप क्या मानते हैं कि वाकई में बूम मिला या सिर्फ लोगों का ही था? कि क्योंकि लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि जो जितनी भी दवाइयाँ हैं उस समय की जिम्मेदार फार्मा कंपनी, और उन्होंने ज़बरदस्ती इसको कोविड को ऐसा फैला दिया कि बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या लोगों के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ी सी इसमें कुछ इंडस्ट्रीज को तो डेफिनेटली बूम मिला, पर ये इन जनरल एज इंडस्ट्री एक गलतफहमी है। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री चाहे कितना ही गहरा लॉकडाउन रहा हो, 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई। सभी फैक्ट्रियों ने 8 घंटे माल बनाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु केवल कोविड रिलेटेड दवाइयाँ चली, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं बैठ रहे थे, ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव घर से निकल रहे थे, कोई नहीं निकल रहा। और फुल सैलरीज पे इंडस्ट्री ने उनको मेंटेन किया, जो फैक्ट्री स्टाफ था, जो मार्केटिंग स्टाफ था, जो रिसर्च स्टाफ था। उसके बाद केवल 25% कैपेसिटी पे इंडस्ट्री ने अपनी फैक्ट्रीज चलाई, जिसके अंदर हमारा खर्चा ज्यादा हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि केवल और केवल कोविड रिलेटेड मेडिसिन बन रही थी, और उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट पे बैन लग गया था। हाँ, एक्सपोर्ट सरकार ने दवाइयाँ एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, जो मेडिकल डिस्पोजेबल इंडस्ट्री है, जो मास्क बना रही है, जो पीपी किट्स बना रही है, उनको डेफिनेटली एक बूम मिला। नई इंडस्ट्रीज भी बहुत आई, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत लोगों ने नई एकदम इंडस्ट्री लगाई कि भी मेडिकल में घुस जाए। पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो वैक्सीन लेके आए हैं उनका तो डेफिनेटली बूम है, बट जो एक नॉर्मल मेडिसिन बना रहे हैं वो केवल इसके अंदर एज सोशल सर्विस ही इन्वॉल्व रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जो जैसे वैक्सीनेशन की बात है, तो वैक्सीनेशन के अंदर जैसे नॉर्मल कहते हैं बहुत सी वैक्सीनेशन में लंबा लंबा टाइम लग जाता है, तो कोविड की वैक्सीनेशन इतनी जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर आ गई, खासतौर से हिंदुस्तान में। तो ये इतनी जल्दी फास्ट काम करने के लिए आपको भी मिलकर बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी सारी फार्मा कंपनीज को। देखिए, इसके अंदर एक ये इमरजेंसी भी बहुत बड़ी थी, साथ में इसमें सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें मिला। और वैक्सीन में जैसा मैंने आपको बताया कि हर तीसरी वैक्सीन, अब तो खैर हर दूसरी वैक्सीन वैक्सीन को इंडिया की है जो दुनिया में लग रही है। और आज तक की हमेशा हमारी वैक्सीन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत रिलायबल मानी जाती है। बल्कि कुछ देश ऐसे वैक्सीन लेके आए जिनकी वैक्सीन कभी बनी नहीं, जिनकी कभी वैक्सीन में एक्सपर्टाइज थी ही नहीं। पर ठीक है, आज की डेट में तो वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसी वैक्सीनेशन जहाँ से लगे लोगों को लगवानी चाहिए। तो इंडिया की वैक्सीन बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, और आज से नहीं 10 साल से हम वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जैसे इंडिया में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों की बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जी। लोग कह रहे हैं कोविशील्ड लगवाओ, कोवैक्सीन कोविशील्ड मत लगवाओ, कोवैक्सीन लगवाओ जी। और कोई कहता है कि कोविशील्ड से मतलब बंदे ज़्यादा डेथ भी कर गए हैं। तो ये एक भ्रम की स्थिति जो है, तो इसके ऊपर बताएं कि दोनों में से बेटर कौन सी, और क्या एक्चुअल में वैक्सीन लगवाने से लोगों को डेथ भी हो सकती थी, या ये मन का वहम था उनका? नहीं, कोई डेथ का तो कोई कारण नहीं है, और दोनों वैक्सीन बराबर हैं। केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फर्क होता है, क्योंकि पेटेंट इश्यूज होते हैं। और वैक्सीन्स जब तक आप ये समझिए कि कंप्लीट ट्रायल्स ना हो जाए मार्केट में नहीं आते। तो कंप्लीट ट्रायल्स करके ये वैक्सीन लेते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगाने में कोई इसके अंदर चिंता नहीं करनी चाहिए और बेझिझक लगानी चाहिए। हाँ, मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाई तो लोगों को एकदम लगा कोवैक्सीन बेटर है, बट वो दोनों वैक्सीन नहीं लगवा सकते थे, तो उनको वैक्सीन लगवाई। और कहीं ना कहीं कोवैक्सीन में समय कम है बीच में, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं। अभी ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस है कोवैक्सीन की, मुझे लगता है 2-3 महीने में WHO का अप्रूवल कोवैक्सीन को भी मिल जाएगा, क्योंकि उस पर स्टडीज शुरू हो गई। तो दोनों वैक्सीन बराबर है मेरे लिए। तो दोनों बराबर। अच्छा, अभी पीछे बाबा रामदेव ने भी इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया था, खासतौर से एलोपैथिक के ऊपर। तो उन्होंने आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक की एक तरह से बीच में जंग शुरू हो गई थी जी। तो उसमें आप क्या मानते हैं कि क्या आयुर्वेदिक
और एलोपैथिक की जंग जायज़ है या ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कह सकते हैं इसको? देखिए, बाबा रामदेव बहुत एक मशहूर व्यक्ति भी हैं और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन भी है सोसाइटी को। परंतु ये जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की एक जंग है, आपने जंग नाम लिया पर ऐसा कुछ है नहीं, पर ये एक विवाद तो है, बहुत समय से है। और कारण क्या, आप इसमें होम्योपैथिक भी लेंगे तो होम्योपैथिक जो प्रैक्टिस करता है उसको लगेगा कि होम्योपैथी से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आज मैं एलोपैथिक मेडिसिन बनाता हूँ तो मुझे लगेगा कि एलोपैथिक ही असर करेगी, बाकी सब स्लो है। इसी तरीके से आयुर्वेद है, यूनानी है, जो नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो कहते हैं कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो योग कर रहे हैं उनको लगता है योग से ही। तो ये अपना एक माइंडसेट है। सभी दवाइयाँ अच्छी हैं। आयुर्वेद में भी जो हमारे ऋषियों ने तपस्या की और उसकी जो खोज निकाली, तो मुझे लगता है उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। केवल आयुर्वेद से ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, केवल एलोपैथिक से ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। तो मुझे लगता है सभी जो पद्धतियां हैं जरूरी हैं हमारे सिस्टम को सेट करने। तो ये सब रही बहुत अच्छी बातें आज हमने की हैं। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हम, और भविष्य के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हम आप संपर्क करते रहेंगे।